आज करेंगे हम विष चिकित्सा। तो विष चिकित्सा में सबसे पहले विष उत्पत्ति बताइए। तो चरक वाग्भट दोनों ने क्या कहा है? समुद्र मंथन के द्वारा। और विष के भेद क्या होते हैं? स्थावर और स्थावर जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, जंगम जो जहरीले जानवरों से जो प्राप्त होता है उसको जंगम विष कहते हैं। और विष की उत्पत्ति क्या है? जल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अगर क्वेश्चन है कि विष की उत्पत्ति क्या है, तो जल है। विष के वेग कितने होते हैं? 8 होते हैं। विष के गुण 10, जो बिल्कुल ऑपोजिट, जो ओज के गुण है बिल्कुल उनके ऑपोजिट होते हैं। और इनके उपक्रम क्या है जो ट्रीटमेंट में यूज होते हैं? 24 उपक्रम है। इनकी संख्या याद रखनी है। इसके 8 वेग हैं, गुण 10 हैं, उपक्रम कितने हैं? 24। फिर है वर्षा ऋतु में विष के वेग में वृद्धि हो जाती है। तो वर्षा ऋतु में विष के वेग की वृद्धि होती है। और शरद ऋतु में विष मंदवीर्य हो जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर पूछे भी शरद ऋतु में जो विष है मंदवीर्य क्यों हो जाता है, तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि अगस्त्य तारा के उदय होने से विष का प्रभाव कम हो जाता है। तो अगस्त्य तारा की उदय होने से भी इसका प्रभाव कम हो जाता है। आगे है गर्विश। तो गर्विश में को क्या कहते हैं कि गर्भ संयोग अन्य गर्भ संज्ञा गद प्रदम, कि जो सविष या निर्विष द्रव्यों के संयोग से जो बनता है उसको गर्भ संज्ञा होते हैं, उसको गर्विश कहते हैं। कलांतर विभाग, ये कि उसका पाचन जो है कलांतर मतलब विलंब से होता है। और आसु हरते सून, आसु मतलब शीघ्र मारक होता है, शीघ्र ही प्राणों का हरण कर लेता है। इसका पाचन जो है विलंब से होता है, लेकिन प्राणों का हरण शीघ्र ही कर लेता है। चिकित्सा क्या है? गर्भ की श्रेष्ठ चिकित्सा है पुत्र जीवक। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्भ की श्रेष्ठ औषध क्या है, तो पुत्र जीवक। सेकंड क्या है? ताम्र चूर्ण को एक सांड स्वर्ण योग से वमन कराते हैं। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट योग हैं। तो पुत्र जीवक और सेकंड इसकी ट्रीटमेंट जो है ताम्र चूर्ण को स्वर्ण योग से मिलाकर वमन कराना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं कि गर्भ में ट्रीटमेंट क्या है। तो एक वमन कराते हैं, किसे कराते हैं? ताम्र चूर्ण प्लस स्वर्ण योग। और श्रेष्ठ औषध क्या है? पुत्र जीवक। फिर दो तरह के जो हमने विष पढ़े कि स्थावर और जांगम। तो इसमें से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक तो गति का पूछ लेते हैं। तो स्थावर विष की गति कौन सी होती है? ऊर्ध्व गति। स्थावर विष की होती है ऊर्ध्व गति। जांगम विष की होती है अधो गति। तो स्थावर ऊर्ध्व, ये याद रखना कि स्थावर जो मुंह से हम खाएंगे तो ऊर्ध्व, मुंह ऊपर होता है तो ऊर्ध्व गति। जांगम क्या है? अधो गति। तो ज्यादातर जांगम जो होते हैं पैर को खाते हैं, तो अधो याद रखना भी, अधो। तो स्थावर विष के लक्षण क्या है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरा श्लोक आ जाता है, पूछ लेते हैं कि स्थावर के लक्षण है, जांगम के लक्षण है, गर्भ विष के, दूसरी विष के, तो 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो स्थावर विष में क्या क्या लक्षण है? ज्वर, हिक्का, दंत हर्ष, गलघर्म, फेन वमन, अरुचि, श्वास, मूर्छा। तो इसको इस तरह से याद करना है कि ज्यादातर मुख से रिलेटेड इसमें सिम्टम, जैसे दंत हर्ष हो गया, गलग्रह हो गया, अरुचि हो गया। तो जो दंत हर्ष वगैरह, तो इससे हमें सिद्ध हो रहा है कि स्थावर की हमने मुंह से खाया है उसको, कि कोई पत्ते पुष्प कुछ खाया है। तो इस तरह याद रखना है कि जो ज्यादातर मुख से रिलेटेड सिम्टम है वो स्थावर के हैं। और जो जांगम विष है उनके लक्षण क्या है? तंद्रा, निद्रा, धा, लोमहर्ष, शोफ, अतिसार। तो ये तंद्रा, निद्रा, कलम, शोफ, लोमहर्षि, जांगम विष के भी इसे याद करने में, अगर कुछ पैर किया कुछ लड़ जाए तो हमें आलस्य आने लगेगा, वहां पर सूजन हो जाएगी। तो इसको इस तरह से करके हम याद कर सकते हैं। तो इनमें से अगर 3 से 4 सिम्टम हमें याद रहते हैं तो हमें पूरा श्लोक समझ में आ जाएगा कि जांगम है, स्थावर है। आगे है वेगानुसार स्थावर विष के लक्षण। तो टोटल हमने पढ़े हैं, कितने वेग होते हैं? 8 वेग होते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, 8 के 8 वेग। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि पहले वेग में क्या होता है, तो रस प्रदूषित होता है। तो रस धातु है वो प्रदूषित होती है। सेकंड में रक्त होती है। थर्ड में मांस होती है। तो पहला तीनों बिल्कुल सिंपल है, रस, रक्त, मांस। फोर्थ मोस्ट ज्यादा ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, फोर्थ है सर्वदोष प्रकोप। और फिफ्थ में क्या होता है? तम प्रवेश हो जाता है। सिक्स में हिक्का, सेवंथ में स्तन भगन, एट्थ में मृत्यु। तो रस प्रदोष के क्या क्या सिम्टम होते हैं? तृण मोह मतलब तृष्णा, मोह, दंत हर्ष हो जाना, प्रसेक हो जाना, मुंह से पानी आना, वमतु वमन हो जाना, कलम हो जाना,
रक्त प्रदोषज में उससे रिलेटेड ही आगे विवरण्य, रक्त से रिलेटेड भ्रम, मूर्छा, जंभा, अंग चिमचिम। तो तमक श्वास मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रक्त प्रदोषज है तमक श्वास। तो तमक श्वास जो है रक्त प्रदोषज है। तो रस प्रदोषज में चिकित्सा क्या है? वमन। तो जितने भी रस प्रदोषज विकार होते हैं इसमें वमन कफ से रिलेटेड होते हैं, रस प्रदोषज विकार और वमन कराते हैं। तो इजी है याद करना। सेकंड, रक्त में तमक श्वास से रखना है और तम के तो विरेचने, तो तमक श्वास में विरेचन कराते हैं तो विरेचन। सेकंड है मांस। तो मांस में जितनी स्किन डिजीज है वो आगे कोट, कंडू, शोथ और मंडल चकते बन जाने। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्षार अगध। तो इस तरह याद रखना भी, कोई क्षार से हम कोई अगध बनाएंगे और उसको लेप करेंगे। तो मांस दोष्टि में क्षार अगध। फोर्थ है सर्वदोष प्रकोपक। तो इसमें तीनों दोषों के सिम्टम आ जाएंगे। सर्दी जैसे कफ का आ गया, अंगसूल जैसे वात का आ गया, दाह जैसे पित्त का आ गया। तो तीनों दोषों के लक्षण आ गए, तो इसको सर्वदोष दोष प्रकोपक है फोर्थ वीक। इसकी चिकित्सा क्या है? कपित्थ रस को मधु और घृत युक्त गौम्य रस के साथ देना है। तो जो कपित्थ रस है, कपित्थ फल होता है, उसका रस निकाल के मधु, घृत और गौम्य रस मतलब गोबर में मिलाकर फिर देना है। फिफ्थ है तम प्रवेश। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, तम प्रवेश कौन से वेग में होता है? तो फिफ्थ वेग में होता है, ये याद रखना आपको। और इसकी चिकित्सा क्या है? तम प्रवेश आंखों में होता है, तो आंखों के सामने अंधेरा आता है तो चिकित्सा भी देखो, अंजना आ गया, अश्चोतन आ गया। और इसमें नस्य करा सकते हैं, तो किसका करा सकते हैं? किवांच और शीरीष का। फिर है सिक्स। तो हिक्का कौन सी वेग में होती है? सिक्स वेग में। तो हिक्का में कौन क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम? संज्ञा स्थापन। तो हिक्का में जोर जोर से हिक्का आएगी तो हमें शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, तो उसमें संज्ञा स्थापन करेंगे। तो संज्ञा स्थापन के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? गोप, पित्युक, रजनी, अमृष्टा, अमृत, पिपली चूर्ण, ये इनका प्रथम नश्य दे सकते हैं उसको, और उसको खाने को दे सकते हैं जिससे उसकी संज्ञा स्थापन हो जाएगी, होश में आ जाएगा। फिर है स्कंद भगन। तो सेवंथ वेग में होता है स्कंद भगन, मतलब जो शोल्डर जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाना। तो प्रतिविष चिकित्सा, इसमें प्रतिविष चिकित्सा करेंगे। तो प्रतिविष चिकित्सा कौन सी वेग की चिकित्सा? सेवंथ वेग की चिकित्सा है। तो प्रतिविष चिकित्सा में मतलब जो स्थावर में जांगम, जांगम में स्थावर विष का प्रयोग। तो स्थावर विष में हम जांगम विष का प्रयोग कर सकते हैं और जांगम विष में स्थावर विष का प्रयोग कर सकते हैं। फिर एट्थ है मृत्यु। तो आठवें वेग में मृत्यु हो जाती है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्लास बीज के चूर्ण दे सकते हैं और मोर पित्त दे सकते हैं। तो मोर का पित्त दे सकते हैं और प्लास बीज चूर्ण दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ये गतियां पढ़ी है, इसमें थोड़ी करेक्शन होगी। यहाँ पर गलत लिखा कि स्थावर विष की जो गति है वो अधोगति होती है। तो स्थावर जो हम खाएंगे तो वो मुख से नीचे की ओर जाएंगे, तो इस तरह याद रखना कि अधोगति होती है, तो ये ऑपोजिट करना है। और जो जांगम विष है उसकी ऊर्ध्वगति होती है, तो यहाँ पर करेक्शन करनी है। स्थावर की गति अधोगति और जांगम की ऊर्ध्वगति। अगर जांगम कोई सांप वगैरह पैर के खा रहा है तो उसकी गति ऊपर की ओर जाएगी। स्थावर कोई विष अगर पत्ता या कुछ जहरीली वस्तु हम खा रहे हैं मुख से, तो उसकी गति नीचे की ओर होगी। तो ये गति यहाँ पर करेक्शन करनी है, ये करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट है विष वेग। तो ये वेग अनुसार विष के लक्षण है, स्थावर जांगम दोनों है। फिर है विष वेग। तो पशुओं में क्या क्या लक्षण है? पशुओं में सिर्फ 4 वेग होते हैं, ये संख्या याद रखनी है, और पक्षियों में 3 वेग होते हैं। तो पशुओं में फर्स्ट वेग क्या होता है? सिद्ध त्यादे भ्रमति। सिद्ध त्यादे मतलब उसको पीड़ा होती है, भ्रमति मतलब चक्कर आने लगते हैं। पहले में पीड़ा और चक्कर, दूसरे में कंपन, तीसरे में शून्यता, आहार खाना कम कर देगा, और फोर्थ में क्या? श्वास वृद्धि होने से मृत्यु। तो श्वास वृद्धि होने से मृत्यु हो जाएगी। आगे पक्षियों में है 3 वेग। तो पक्षियों में 3 वेग है। तो पहला है, पहले में चिंतित ध्यायती मतलब चिंतित हो जाएगा। सेकंड में चक्कर आएंगे, पशुओं को फर्स्ट में चक्कर आते हैं। और थर्ड में स्रस्ता अंग मृत्यु। स्रस्ता अंग मतलब जो अंग प्रत्यंग है उसके बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे और मृत्यु हो जाएगी। आगे है जो विष के 10 गुण है, उनके शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई भी गुण आ सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले तो ये श्लोक याद करना है, क्या गुण क्या है इसके?
तो ये श्लोक याद करने से बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है ओज के गुण है, तो वो भी हमें याद हो जाएंगे। तो ये श्लोक याद करने के दो फायदे, एक तो हमें विष के गुण याद हो रहे हैं, दूसरा इसके ऑपोजिट जो है ओज के गुण भी हमें पता चल रहे हैं। तो सबसे पहले है रुक्ष गुण। तो इसका रुक्ष गुण है, उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले चारे चरक का देखते हैं कि वात प्रकोप, चारे चरक ने बोला है कि रुक्ष गुण से वात प्रकोपित होगी। सुश्रुत ने भी ये भी बोला है कि वात प्रकोप होगी। फिर उष्ण से चारे चरक ने कहा पित्त प्रकोप, और आचार्य सुश्रुत ने रक्त और पित्त दोनों का प्रकोप बताया। तीक्ष्ण से मरमघन, मोस्ट इंपोर्टेंट तीक्ष्ण गुण है इनका, तो ये मरमघन है, मरम प्रदेशों पर ज्यादा ये प्रभाव डालेगा। आचार्य सुश्रुत ने कहा है बुद्धि मोह और मरम बंधन। फोर्थ है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म क्या है, शरीर अवयव में शीघ्र प्रवेश कर जाते हैं, आचार्य सुश्रुत ने कहा है। इन्होंने रक्त प्रकोपक माना है, तो इन्होंने उष्ण को पित्त मानकर सूक्ष्म को रक्त माना है। आचार्य सुश्रुत ने उष्ण को रक्त के प्रकोपक कह दिया। फोर्थ है आशुगुण। तो आशुगुण होता है जो शीघ्र प्रभावी होता है, सदा प्राण होता है, तो ये सेम है। ये अनरस अनुवर्तते जो वर्ड है, ये 10th में आएगा, ये करेक्शन है यहाँ पर, ये 10वें गुण के लिए है। तो ये सेम अकॉर्डिंग टू सुश्रुति आचार्य चरक का भी शीघ्र प्रभावी आंसू। वैभावी भी सेम है, संपूर्ण शरीर में शीघ्र फैलने वाला। विकासी दोष धातु मलनाशक और प्राण घनचार्य चरक ने बताया। और विशद न चिपकना न रुकना, ये भी सेम है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। और लघु को दोनों ने दुष्चिकित्सा बताया। अविपाकी मतलब जो अनिर्देशीय रस है उसको अविपाकी कहा है, तो ये कठिनाई से निकलता है। और आचार्य चरक ने कह दिया कि ये कफ कोपक होता है अनरस अनुवर्तते। अनरस अनुवर्तते मतलब ये कफ को शीघ्र ही प्रकोपित करके दूसरे रसों का भी अनुगमन कर लेता है। तो कफ को प्रकोपित करके शीघ्र ही दूसरे रसों का भी, अन्न से जो रस बने उनका भी अनुगमन कर लेता है। तो ये अनिर्देशीय रस का गुण है अनरस अनुवर्तते। आगे ये लिखा है कि दोषानुसार भी इसके लक्षणों का वर्णन चरक ने किया, क्योंकि चरक ने ज्यादा कफ पित्त वात इन पर जोर दिया, तो इसलिए लिखा है दोषानुसार भी इस लक्षणों का वर्णन सारे चरक ने किया है। आगे दूषी विष गर्भिष हमने पढ़ लिया। तो दूषी विष क्या होता है। दूषी विष होता है भी कोई रक्त दूषित हो जाए किसी के कीट चकते किसी के लड़ने से, तो उसको दूषी विष कहा है। इसकी श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है, शिरोवेदन और पंचकर्म। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है शिरोवेदन और पंचकर्म। गर्भिष का क्या था, वमन कराना, ताम्ररज चूर्ण और स्वर्ण योग से, और उत्तर जीवक श्रेष्ठ औसत थी। और इसका शिरोवेदन पंचकर्म दोनों की चिकित्सा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे विष चिकित्सा में कितने उपक्रम यूज होते हैं, 24 उपक्रम यूज होते हैं। 24 उपक्रम यूज होते हैं। तो सबसे पहला उपक्रम है मंत्रोपचार, और लास्ट है मृत संजीवन। तो पहला और जो 24th है तो याद रखना क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पहला उपक्रम कौन सा और लास्ट कौन सा। और एक रीडिंग इनकी सबकी लेनी भी कौन कौन से उपक्रम यूज होते हैं। तो पहला कौन सा है मंत्रोपचार, और लास्ट कौन सा है मृत संजीवनम। नेक्स्ट है दोषानुसार विष का उपचार। तो अगर वात स्थान में विष का प्रभाव ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको स्वेद दे सकते हैं। तो स्वेद से वात का शमन होता है, दही दे सकते हैं। और नत कुष्ठ कल्कपान, नत होता है तगर, तगर और कुष्ठ का कल्क बनाकर उसको पान करने के लिए दे सकते हैं। पित्त स्थान, पित्त स्थान में उसको क्या क्या दे सकते हैं, घृत मधु दूध और जल का घोल बनाकर पान, अवगान और सेक का प्रयोग। तो सेक का प्रयोग पित्त स्थान में आया है। फिर है कफ स्थान में, कफ स्थान में पहले स्वेदन करेंगे, फिर शिरावेदन तक पहुंचा शारागत। तो शारागत का प्रयोग किस में आया, कफ में आया है। सेक का प्रयोग पित्त में आया है। और नत कुष्ठ कल्कपान वात में आया है। फिर कौन कौन सी जो अगद है वो यूज होते हैं, तो सारे के सारे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है मृत संजीवन अगद। तो ये ब्रह्मा द्वारा निर्मित है। तो इसको सर्व विषनाशक एवं ज्वरनाशक बताया गया है। तो अगर क्वेश्चन है कि सर्व विषनाशक और ज्वरनाशक कौन सा अगद है, तो मृत संजीवन अगद मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेकंड है गंध हस्ती नामक अगद। तो अगर क्वेश्चन है कि सिर प्रदेश में व्यापक विष का नाश कौन सा अगद करेगा, तो गंध हस्ती नामक अगद। फिर थर्ड है महागंध हस्ती नामक अगद। तो महागंध हस्ती नामक क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा औसत द्रव्य 60 औसत द्रव्य है, और इसमें गोपित की भावना दी गई है। फिर है धूमगध। तो धूमगध क्या है, जो विष और औषधियों का धूम लगाने से क्या हो जाता है, शोथनाशक।
तो अगर पूछे भी श्वेतुनाशक कौन सा अगद है और सर्प विषनाशक तो धूमअगद है। नेक्स्ट है क्षारगद। तो क्षारगद क्या है? तरुण प्लास्ट का जो क्षार बनाकर उसका प्रयोग होता है, तो तरुण प्लास्ट क्षार का प्रयोग होता है। सिक्स सेवन है विष जन्य श्वास विरोध में क्या करना है? काकपद। काकपद होता है कि जो सिर प्रदेश है वहां पर प्रछन्न कर देना, कट लगा देना। और प्रधमन नस्य, विष जन्य श्वास विरोध में हम प्रधमन नस्य दे सकते हैं और काकपद लगा सकते हैं, चीरा लगा सकते हैं सिर में। आगे है विष दाता। विष दाता कौन सा होता है? जो किसी को विष पिला रहा है, तो उसके क्या लक्षण होंगे? तो वो अत्यंत संकित, वो शंका में होगा, शायद बहुवाग, अल्पवाग भी, या बहुत ज्यादा बोलेगा या कम बोलेगा। अवगत लक्ष्मी मतलब उसकी जो मुख की आभा है वो गायब हो जाएगी। तो जो उसकी जो प्राय प्रकृति है उसमें विकृति आ जाएगी, मतलब जो नॉर्मल बिहेवियर होता है उसके ऑपोजिट होगा। तो ये विष प्रदाता के लक्षण है। आगे लिखे विष मिश्रित अन्न की परीक्षा हम कैसे कैसे कर सकते हैं? कि अगर कोई भोजन बन रहा है, अगर उसमें जहर होगा तो उसमें से जो अग्निशिखा का रंग है जो मोर की ग्रीवा की भांति हरापन लेते हुए नील वर्ण का हो जाता है। और जो अग्नि है वो तेज अश है, अगर अग्नि में होगा विष तो अश है, ज्वाला विमुक्त पूर्ण गंध युक्त हो जाती है और धुएं में तीक्ष्णता रहती है। आगे लेकर विष मिश्रित अन्न की जीव परीक्षा। जीव परीक्षा कैसे कर सकते हैं? जो मक्खियां हैं वो शीघ्र ही मर जाएगी उस पर बैठेगी, तो जो काक हैं कोए हैं वो शाम सवर करने लगेंगे, दिन सवर करने लगेंगे। और जो चकोर है वो विरंजते चकोर अक्षति, मतलब जो नेत्रों की उसकी ललिमा है वो नष्ट हो जाएगी। तो ये तीनों जो जीव है इनसे हमें भोजन में विष का पता चल सकता है। फिर आगे मुखगत विष के क्या क्या लक्षण होते हैं? तो मुखगत विष में जो होठ है वो चिमचिमा जाएंगे, जीवा में सूजन हो जाएगी, जड़ता हो जाएगी, विवरणता, दंत, हर्ष, अनुस्तम, आश्चर्य, लालसा, गले विकार, तो जितने मुख से रिलेटेड सिम्टम है वो सब आ जाएंगे। सेकेंड है मास्यगत विष के लक्षण। तो अमाशय, पक्वाशय और उदरगत, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है, तो इनके पूछ लेते हैं। तो मास्यगत विष में विवरणता, स्वेद, सदनम, उद्क्लेद, दृष्टि, हृदय प्रोध और बिंदुसम सैकड़ों कुंचियां। तो विवरणता और हृदय प्रोध, ये दो अगर आप याद रखोगे तो इजिली याद हो जाएगा। तो अगर इसकी दो की पहचान होगी तो मास्यगत विष को इजिली पहचान लोगे। सेकेंड है पक्वाशयगत विष के लक्षण। तो पक्वाशय में आपने दाह, मूर्छा और बलनाश, तो मेन बलनाश पर जोर देना है। जो बलनाश है वो पक्वाशयगत विष के लक्षण है। उदरगत विष के तीन लक्षण होते हैं, तंद्राकाश और पांडु रोग। तो पांडु रोग से याद रखना है, उदरगत रोग के, उदरगत विष के लक्षण है। तो तीनों लक्षणों में एक एक दो दो सिम्टम इस तरह पहचान करके आप एग्जाम में इसको पहचान सकते हो, क्योंकि पूरा पूरा श्लोक ही आता है, सारे सिम्टम एक साथ ही आते हैं। ये सिम्टम कौन से मास्यगत पक्वाशयगत कौन से विष के लक्षण है, तो अगर आपको दो से तीन सिम्टम याद है तो आप पहचान सकते हो। आगे सर्पों का वर्गीकरण। तो सर्पचार्य चरक ने तीन प्रकार के माने हैं, द्रविकर, मंडली और राजिमान। द्रविकर, मंडली और राजिमान। जो द्रविकर है उसका प्रभाव वात पर बताया, मंडली जो पित्त प्रकोपक बताया, राजिमान है जो कफ प्रकोपक बताया। ये तरुण अवस्था में ज्यादा घातक होते हैं, वृद्ध अवस्था में और ये मध्यावस्था में। विचरण काल बताया। आगे विष के गुण है, ये ज्यादा रुक्ष गुण होते हैं, इनमें उष्ण होते हैं, ये शीत गुण होते हैं, रस, कटु, अम्ल, मधुर। तो द्रविकर 10 लक्षण क्या होते हैं? सूक्ष्म काला होता है और इससे रक्त नहीं निकलता, और जो सोत होती है वो कछुए की पीठ के समान होती है। मंडली सांप है जिसका दंत स्थान मोटा होगा, स्थूल होगा, सोत होगा, उसका वर्ण पित्त, पित्त रक्त होगा, जो पित्त से रिलेटेड सिम्टम वो होंगे। राजिमान से कफ से रिलेटेड होगा, जो उसका दंत स्थान पिछिल होगा, क्योंकि कफ का गुण है पिछिल। स्थिर, स्निग्ध, पांडु, सोफ और कफ जन्य वेदनाएं, तो वात पित्त कफ से रिलेटेड तीनों के सिम्टम है। आगे सर्प की पहचान। तो पुरुष और स्त्री सर्प की पहचान, ये जस्ट रेट देना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे ये चारों इंपॉर्टेंट है। स्त्री दंष्ट, अगर स्त्री सर्प जो है वो खाएगी किसी मनुष्य को तो क्या लक्षण होंगे? तो ये अधोदृष्टि याद रखना, अधोदृष्टि स्वरहीन प्रकंपित है। तो इसके विपरीत है नर सर्प के लक्षण। तो अगर ऊर्ध्व दृष्टि हुई तो नर दंष्ट के होंगे। अगर गर्भिणी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, गर्भिणी और प्रसूता के मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं क्वेश्चन। तो गर्भिणी से क्या होगा?
अगर कोई सर्पिणी गर्भिणी और वो किसी मनुष्य को काटते, क्या लक्षण आएंगे? पांडु वक्त्रता, चून ओष्ठ, उसके होठों पर सूजन आ जाएगी। असित लक्षण, असित अक्षण, असित मतलब काली, अक्षण मतलब आंखें, उसकी काली आंखें हो जाएगी। तो पांडु वक्त्रता से याद रखना है गर्भिणी, गर्भिणी वैसे एनीमिया का शिकार होती है, तो जो मनुष्य है वो, उसमें भी पांडु के लक्षण आएंगे जिसको खाएगी। फिर है परसोत्ता, परसोत्ता का सिर्फ आप इससे याद रखना उपजीवा, उपजीवा रोग रक्त मूत्रता। तो इससे परसोत्ता मतलब अगर कोई परसोत्ता सर्पिणी खाएगी तो ये लक्षण आएंगे रोगी में। फिर है गोदेरक सर्प, तो गोदेरक सर्प क्या है? गौ में द्रवीकृत सांपों से उत्पन्न सांप गोदर है, इनका विष द्रवीकर के समान होता है, तो इसके बाद वाले सिम्टम आएंगे। फिर कष्टप्रद दंश क्या होता है? कष्टप्रद होता है जो ज्यादा गूढ़ हो, गोल हो, लंबे दांत ज्यादा चुभे हों, तो वो कष्टप्रद दंश होता है, जो ज्यादा दिक्कत करे मनुष्य को। आगे सर्प के दांत, तो सर्प के दांत, चार तरह के दांत बताए इन्होंने, कि वाम भाग में और दक्षिण भाग में, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड है वो भी दो दांत है, और राइट साइड भी दो दांत है। तो इसको किस तरह याद रखना है? यहां से शुरू करना आपने। असीत क्या होता है? काला, तो असीत मतलब के पी, फिर लाल को रेड आर एस, तो के पी आर एस, के पी आर एस। तो के मतलब असीत वर्ण, एक बूंद विष निकलेगी। और वाम भाग में नीचे फिर ऊपर जाएंगे हम, पी, तो पी से पित्त वर्ण और दो बूंद विष। फिर आर, आर से हम जो राइट भाग है वहां नीचे आ गए, आर से लाल वर्ण और तीन बूंद विष। एस शाह वर्ण और चार बूंद विष। तो के पी आर एस, के पी आर एस याद रखना है। फिर है कीटों की उत्पत्ति, तो कीटों की उत्पत्ति किससे होती है? तो कीटों की उत्पत्ति किससे? सर्प की विष्ठा से, मूत्र शुक्र अंड और सब के कोट सड़ने से, तो वहां पर कीट उत्पन्न हो जाते हैं। कीटों के भी दो भेद बताएंगे। दूसरी विष कीट, तो जिसके लड़ने से धीरे धीरे जो है विष फैल जाता है बॉडी में, और प्राण कीट जो उसी टाइम जो है प्राणों का हरण कर लेते हैं। तो कीटों के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं, दूसरी विष और प्राण कीट। दूसरी विष कीट क्या है? दस स्थान श्वेत काला चावरण का हो जाता है, विसर्प हो जाता है और तृष्णा और रुचि हो जाती है। तो विसर्प याद रखना है, दूसरी विष कीट के होते हैं। प्राण कीट के हैं, सौफ उग्र गंध युक्त रक्त के साथ होता हुआ निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। जो सौफ है उग्र सौफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा सौफ हो जाएगा, निरंतर जो कि वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। आगे जो मेन मेन कीट है उनके लक्षण बताएंगे। मंडूक दंश, मंडूक जो मेंढक होते हैं उनसे क्या होता है? एक दृष्ट अर्दित, तो अर्दित याद रखना है। अर्दित किससे होता है? मंडूक से होता है। फिर सविष मत्स्य, सविष मत्स्य, सविष मत्स्य से क्या है? मत्स्यस्तु सविषाकृत शोक रुजा, तो सिर्फ दाह शोक रुजा याद रखने। दाह शोक और रुजा किससे होती है? सविष वाली मछली से। फिर जलोका, जलोका से क्या है? कंडू शोथ ज्वर मूर्छा सविषस्तु जलोका। तो ये हम आगे जलोका के चैप्टर में चार सुश्रुत के द्वारा जो सूत्र स्थान में उसमें भी पढ़ेंगे। तो कंडू शोथ ज्वर मूर्छा। फिर है गृध गोदिका, तो ये क्या है? शोध, सतपदी दंश से क्या है? स्वेद रुजधा कुर्याद सतपद विषम, तो स्वेद रुजधा कर्म कुर्यात सतपद विषम। तो स्वेद रुजधा किससे? सतपदी से होगी। फिर आगे कीट विष क्या होते हैं? वात पित्त, और वात पित्त प्रधान होते हैं। कणब और मुष्क क्या है? श्लेष्मिक होते हैं। और जो बिच्छू होते हैं और उष्टधूम वो वात प्रधान होते हैं, वात प्रधान होते हैं। कीट विष वात पित्त प्रधान, और जो बिच्छू है उष्टधूम वो वात प्रधान होते हैं। फिर है पागल कुत्ते के लक्षण, तो पागल कुत्ते के लक्षण क्या है?
सवा त्रिदोष, तो ये त्रिदोष प्रकोपक होते हैं जो पागल कुत्ते लक्षण होते हैं। जो रेबीज हम पढ़ते हैं तो त्रिदोष प्रकोपक होते हैं। सिरो वितापी, लाल सराव, मुख का नीचे की ओर लटकाए रखना। तो जो पागल कुत्ते हैं वो मुख को नीचे की ओर लटका कर दौड़ते हैं और मुख से लाल टपकती रहती है, सिरो वितापी होते हैं। और ये अगर किसी को खा जाए तो त्रिदोष प्रकोपित हो जाता है। आगे कंठगत विष में, कंठगत विष की चिकित्सा क्या है? आम कपित्त को पीसकर मधु और घृत से चाटें। तो मधु और घृत के साथ कपित्त को चाटना चाहिए। रसगत विष में क्या करना है? गोदारक्त मांस कपित्त रस के साथ। और मांस धातुगत विष मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि खदीरा रिष्ट। तो हमने कुष्ठ में भी एक लाइन मेंशन की हुई थी कि खदीरा रिष्ट है जो कुष्ठ में ना आकर मांस धातु विष में है। फिर है मुष्क विष। तो मुष्क विष अगर चूहा खा जाए तो क्या कर सकते हैं हम? दालचीनी और सौंठ पानी में पीसकर पिए। गर्विश में जो हम पहले पढ़ा है वही है, वो कराने के बारे में लिखा है। तो इसमें मांस धातु विष मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। और कंठगत विष में फिर है परम अगध क्या है? वचादि योग। तो परम अगध वचादि योग है। तो परम अगध अगर क्वेश्चन आता है क्या है तो वचादि योग, ना कि महागंध अस्थि अगध गंध अस्थि ना, तो वो नहीं है। वचादि योग को परम अगध बताया गया है। तो इसमें रोहित जो मछली है उसकी या फिर गोपित की भावना दी जाती है। सेकंड है पंच शीरीष अगध। थर्ड है अमृत घृत। पंच शीरीष अगध का मतलब क्या है कि जो शीरीष के पत्तर पुष्प जो पांचों चीजें हैं उनसे बनता है, तो इसको पंच शीरीष अगध कहते हैं। आगे शंकाविष। शंकाविष होता है कि जो भीरू व्यक्ति है उसको सांप के चुनने मात्र से ये लगे कि सांप ने काट दिया, तो उसको शंकाविष कहते हैं। उसको ही सर्पांग, सर्पांग विहत कहते हैं। और चरकने से शंकाविष का है। नेक्स्ट है मदात्य चिकित्सा। तो मदात्य चिकित्सा, तो मद की चरक संहिता में यहाँ लिखा पर चर्चा की गई क्योंकि इसको अमृत तुल्य कही गई। बहुद्रव्यम, बहुगुणम, बहुकरम, मदात्मकम, की अनेक द्रव्यों से मिलकर बनती है। बहुत सारे इसमें गुण होते हैं। बहुत सारे द्रव्यों के कारण अनेक तरह के कर्म करती है और कई तरह का मद उत्पन्न करती है शरीर में। फिर लिखा है कि मद क्या है? हृदय में सब गुणम ओजस गुणम दर्श में संशोभित चित्तो नैति विकीर्यम। ये उदयपुर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो मद है वो हृदय स्थित जो ओज है उसके जो जो व्यक्ति मदिरा का सेवन करेगा, जो हृदय प्रदेश में जो ओज रहता है, तो ओज के 10 गुणों को ये विचलित करके मन में विकार, विक्रिया मतलब विकार उत्पन्न कर देगा मन में। चेतो मतलब मन, मन में विकार उत्पन्न कर देगा हृदय में स्थित जो ओज है उसके 10 गुणों को विकृत करके। फिर मद के 10 गुण बताए हैं। तो मद के जो 10 गुण है वो विष के सेम जो 10 गुण है उनसे मिलते हैं। तो लघु उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म अमल वेवाई अष्टुग्मेव वृक्षम विकासी विशद मदगुण समृतम। फिर है ओज के 10 गुण, जो मद के 10 गुण है वो ऑपोजिट होते हैं। तो मद के 10 गुण कौन, जो 10 गुण है उसके ऑपोजिट ओज के गुण है। ओज के गुण कौन कौन से हैं? इनमें से एक श्लोक आपने याद कर रहे हैं, गुरु शीत मृदु सुलक्षणम बैलम मदनम शीतम प्रसन्नम पिछलम स्निग्धम मौजो 10 गुणम समृतम। तो ये बिल्कुल इजी श्लोक है, ये आप याद कर सकते हैं। फिर है मध्य की 3 अवस्थाएं। तो 3 अवस्थाएं बताइए, प्रथम मद, मध्यम मद और उत्तम मद। प्रथम मद, मध्यम मद और उत्तम मद। तो पहला मद क्या है? ओजस विहते पूर्व हृदय से प्रतिबोधित थी, कि जो हृदय में स्थित ओज है उसको ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, जो पहला मद है। सेकंड क्या है? मध्यम में विहते अल्प। तो मध्यम जो मद है वो थोड़ा सा ओज को प्रभावित करेगा। और विहते उत्तम मद, तो जो उत्तम मद जो है लास्ट वाला मद, वो जो धातु को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। तो ये 3 प्रकार के मद बताएं। तो आगे 3 जो स्टेजेस हैं, प्रथम मद मध्यम उत्तम मद, उनको एक्सप्लेन किया गया कि प्रथम मद में व्यक्ति को क्या क्या फील होगा। तो प्रहर्षणम, प्रीतिकर, प्रहर्षणम मतलब वो आनंद की अनुभूति करेगा। प्रीतिकर मतलब प्रसन्नता को बढ़ाने वाला। पान अन गुण दर्शनक,
कि पान पेय पदार्थों के गुणों को प्रकट करने की क्षमता वाला होगा। वाद्य गीत प्रहर्षा नाम, कि जो वाद्य मतलब जो बजाने की रुचि पैदा करने वाला गाना गाने की प्रवृत्ति करेगा। और कथा नाम से प्रवर्तक, कथाओं को सुनने में या सुनाने का जो इच्छा होगी उसको। और लास्ट इसमें क्या लिखा, सुख निद्रा बहुत, की उसको अच्छी निद्रा आएगी। सेकंड है मध्य मद, की मुहूर्त स्मृति मुहु मोह। मुहूर्त स्मृति मुहु मोह मतलब कभी उसको स्मृति ठीक से याद रहेगी, कभी स्मृति का नाश हो जाएगा। और व्यक्ता सजती व महु, ये बार बार बोलेगा और बार बार उसकी वाणी के अवरुद्ध होती जाएगी। और प्रलाप होगा, तो प्रलाप मध्यम मद में होता है। प्रलाप होता है कि अंट संट इधर उधर की बोलने लगता है। फिर है उत्तम मद, उत्तम मद में बिल्कुल क्या निष्क्रिय हो जाएगा। तो उत्तम मद में वो कुछ भी करने की लायक ही नहीं रहेगा, वो टूटी हुई लकड़ी के समान निष्क्रिय हो जाता है। तो भगनदार भी वो निष्क्रिय, भगनदार भी वो मतलब टूटी हुई लकड़ी के समान निष्क्रिय। फिर आगे है अविधि मद्यपान के परिणाम। तो अविधि मद्यपान से क्या है, मोह भय शोक क्रोध मृत्यु उन्माद मद मूर्छा अपस्मारक, तो ये सब क्या है, हो सकते हैं अगर अविधि मद्यपान करें। स्मृति विभ्रंश विभ्रंश हो सकती है। अगर हम विधि पूर्वक मद्यपान करें तो क्या होगा, विधि पूर्वक मद्यपान को अमृत तुल्य बताया गया। तो यहाँ श्लोक में लिखा गया कि प्राणापान प्रतान अंग यद उपचन रहते, कि जो अन्न है उसको भी अगर युक्ति युक्त हम ना करेंगे तो वो भी विष के समान हो जाता है। और युक्ति युक्त जो मद्य है वो भी रसायन की तरह होती है। फिर आगे अष्टत्रिक। अष्टत्रिक कौन कौन से होते हैं, तो ये पूछ लेते हैं, निम्न में से अष्टत्रिक नहीं है। तो अष्टत्रिक अन्न पान, तो मतलब खाना पीना, फिर व्यय, व्यय से रिलेटेड व्यय व्याधि, फिर बल और काल, जैसे हम दोनों वर्ड इकट्ठे यूज करते हैं, बल और काल याद रखना है। फिर त्रिदोष और सतगुण, तो त्रिदोष और जो मानसिक सतगुण है वो तो बिल्कुल इजी याद करने, अन्न पान दोनों इकट्ठे हो गए याद। व्यय, व्यय से व्याधि, बल काल, त्रिदोष और सतगुण। तो चरक संहिता में सात्विक राजस और तामस मद्यपान विधि का भी वर्णन है। तो तीन तरह की विधियों का वर्णन है। तो ये यहाँ पर विष है, मद नहीं विष है। अगर विष को युक्ति पूर्वक लेते हैं तो वो भी रसायन है। और जो अन्न प्राणों का रक्षक जो अन्न है वो भी युक्ति पूर्वक ना लें तो विपरीत चयन करें प्राणों का नाशक होता है। और जो विष जो प्राणों का नाशक अगर उसको युक्ति पूर्वक लेते हैं तो वो अमृत के समान होता है। आगे जो अलग अलग मध्य की संज्ञा दी गई, बहु प्रलाप पश्य बात प्राय मदात्यम, की बहु प्रलाप करने वाला बात प्राय मदात्यम। सेकंड महादोष महागदम, तो अगर पूछे महादोष महागदम कौन सा है तो मध्य है। तो मध्य को महादोष अनेक दोषों तथा रोगों की खान बोला है, मतलब महादोष मतलब अनेक दोष, महागदम मतलब कई रोगों की खान। सर्व मदात्यम विदाते दोष, सभी प्रकार के जो मदात्य होते हैं वो निर्दोषज होते हैं। तो मदात्य के भेद बताएं कौन कौन सी, बात पित्त कफ और सन्निपात। अनुतर्स का मीनिंग पूछ लेते हैं, अनुतर्स क्या होती है तो प्यास लगने के बाद मद्यपान। तो प्यास लगने के बाद मद्यपान को अनुतर्स कहते हैं। तो मध्य के बारे में कहा कि मात्रा काल प्रयुक्तन बल वर्ण वर्धे, अगर मात्रा काल के अकॉर्डिंग अगर उसको प्रयोग करें तो ये बल और वर्ण का वर्धन करता है। फिर आगे मध्य के रेष्ट है कि श्रेष्ठ अम्लेसु, कि इसमें अमल रस होते हैं, अमल रस श्रेष्ठ होता है इसमें। और अनुरस कितने होते हैं, चार अनुरस होते हैं, लवण रस को छोड़कर चार अनुरस होते हैं। और श्रेष्ठ जो प्रधान रस है वो अमल रस होते हैं। फिर आगे मदात्य का चिकित्सा सूत्र। तो मदात्य में कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करनी है। तो कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा मदात्य में करनी है। फिर है अष्टांग लवण। तो अष्टांग लवण में क्या क्या है, इसके कंटेंट याद करने हैं। सुवर्चल अजाजी वृक्षामल अमलवेत शर्करा एक एक भाग है, त्वचा इला मरीच
आधा आधा भाग है, टोटल इसमें 8 कंटेंट है। फिर है तृष्णानाशक पंचामल। तो तृष्णानाशक पंचामल तो 5 चीजें हैं जो है अमल वस्तुएं, सारी सारी कोल मतलब बेर हो गए, दाढ़ी, वृक्षामल, चुपड़िका और चुपड़िका का रस, ये 500 चीजें मिलाकर पिलाने से जो कि मदजनित जो तृष्णा है उसका नाश हो जाएगा। हर्षणी चिकित्सा जो उन्माद में हमने की थी उसको, शोकज और भयज अतिसार में की थी जो हर्षणी चिकित्सा। और जो व्यक्ति मद्यपान को छोड़ चुका और सहसा अधिक मद पीने लगता है तो उसे ध्वंसक और विषय नामक रोग हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्वंसक और विषय क्या होते हैं? एकदम से मदपान करना, जो व्यक्ति पहले मदपान करना छोड़ चुका है वो एकदम से ज्यादा मदपान कर ले तो उसको ध्वंसक और विषय रोग हो जाते हैं। तो ध्वंसक रोग के क्या लक्षण होते हैं? श्लेषम प्रक्षेप, कंठाशय शोष, शब्द असहिष्णुता, निद्रा, तंद्रा, तो ये ध्वंसक के लक्षण है। वीक क्षय का लक्षण क्या है? हृदय कंठ रोग, समूह, मूर्छा, सर्दी, अंग रुझा और ज्वर। तो कंठाशय शोष और शब्द असहिष्णुता से ध्वंसक याद रखना आपने, और विषय से मोह, मूर्छा, हृदय कंठ रोग और ज्वर। तो ज्वर और हृदय कंठ रोग विषय में याद रखना है। फिर एपित्तिक मदान्य में कास आदि लक्षण की चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट है द्विवर्णीय चिकित्सा। तो द्विवर्णीय चिकित्सा क्या है? वर्ण के भेद कितने बताए गए? 2 बताए गए, निज और आगंतुक। तो ये आगे श्लोक है कि वर्ण की नानात्मक भेद कितने? विसंति तो 20 है। परीक्षा कितनी? 3 है। और दुष्ट वर्ण के भेद कितने? 12 है। और वर्ण के स्थान कितने? स्थान और गंध 8 है। और वर्ण के स्राव कितने? चतुर्दश 14। और उपद्रव कितने? 16। और दोष भेद से वर्ण चतवारो विसंति मतलब 24 है। तो ये इनकी संख्या याद करनी है इस तरह से। फिर वर्ण की परीक्षा 3 कौन कौन सी है? दर्शन, पर्शन और स्पर्शन। तो 3 परीक्षा है, दर्शन, पर्शन और स्पर्शन। आगे लिखा कि जो दुष्ट वर्ण के जो 12 प्रकार है उनमें जो अति पिंजर और कुंभी मुख है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये दुष्ट वर्ण के अंतर्गत आते हैं। वर्ण के स्थान 8 कौन कौन से हैं? तो 8 स्थान कौन कौन से? त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, मेद, कोष्ठ और मर्म। तो संधि नहीं है तो हम त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि संधि काउंट कर लेते हैं। संधि नहीं है, वहां पर मेद है। तो त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, मेद, कोष्ठ और मर्म, ये 8 वर्ण के स्थान है। इनको वर्ण वस्तुएं भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन है कितनी वर्ण वस्तुएं होती है तो 8। और वर्ण की गंध कौन कौन सी है? सर्पी, तेल, वसा, पुए, रक्त, श्याव, अम्ल और पुतिक, तो ये 8 है, गंध है। वर्ण के उपद्रव 16, विसर्प, पक्षाघात, शिरास्तंभ, अपतानक, मोह, उन्माद, वर्ण, रुजा, ज्वर, तृष्णा और अनुग्रह, काश, सर्दी, अतिसार, हिक्का, श्वास, अवेप्तु। तो ये जस्ट इनको रीडिंग देनी है, एक पहचान बनानी है, जरूरी नहीं पूरा रट्टा लगाना। तो ये अगर विसर्प, पक्षाघात, शिरास्तंभ इस तरह कुछ आता है तो वो वर्ण के उपद्रव है 16। तो संख्या तो याद रखनी है, जस्ट एक रीडिंग इसकी भी देनी है। फिर कृत साध्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? जिसमें शराब बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही हो, बहुत ज्यादा दोस्त प्रकोपित हो गए हो, और सारे दोस्त प्रकोपित हो, तो वो कृच्छाद्य वर्ण है। शुद्ध वर्ण कौन कौन से हैं? शुद्ध वर्ण होते हैं जिसमें ज्यादा ना रक्त निकल रहा हो, ना अति पांडु, ना अति श्याव हो, और ना अति वेदना हो, ना ज्यादा ऊंचा उठा हुआ हो, ना उत्संगी हो। तो ना अति रक्तो, ना अति पांडु, ना अति श्यावो, ना अति रुक, न च उत्सन्नो। उत्सन्न मतलब ज्यादा उठा हुआ ना हो। न च उत्संगी, वर्ण शुद्ध, रोप्यम परम वर्ण। तो ये शुद्ध वर्ण होता है जिसका रोपण हो सकता है। फिर है सुख साध्य वर्ण। त्वचा, मांस, सुख देश तरुण से उपद्रव, जो त्वचा, मांस आदि सुख स्थान पर हो, जो सुख देश मतलब सुख स्थान पर हो। तरुण से उपद्रव, जो उपद्रव है बहुत ही कम हो। धीमतो अभिनव, काले सुख साध्य समृद्ध वर्ण। तो ये क्या है? सुख साध्य वर्ण के लक्षण है। आगे वर्ण के उपक्रम।
तो वर्ण के उपकरण संख्या याद रखनी 36 और सुश्रुत ने 60 माने। तो पहला कौन सा माने, सोप वन और लास्ट रोम लोम रोहन। तो पहला और लास्ट हमेशा याद रखना है, पहला और लास्ट हमेशा याद रखना है। तो आगे पच्यमान वर्ण सोच, ये पच्यमान नहीं है, पकव वर्ण सोच के लक्षण है, पकव। तो क्या है? जल बस्ती संस्पर्श सपक्वम पीड़ित उन्नतम। तो जैसे वर्ण कोई पक जाता है तो उसमें जो पस है वो हिलने लगती है। तो जल बस्ती के समान, जैसे बस्ती में जल हिलने लगते हैं, तो उसी तरह जल बस्ती सम स्पर्श हो जाता है, पको हो जाता है, पीड़ितों उन्नतम। फिर अब पच्यमान वर्ण के लक्षण यहाँ लिखे नहीं। तो पच्यमान वर्ण के लक्षण क्या होते हैं कि रुग धा राग ये ज्यादा होने लगते हैं, सौफ हो जाती है। रुग धा राग विदग्धम सौफम आदिश्यते। फिर आगे शस्त्र क्रम। तो शस्त्र क्रम चारे चरक ने 6 माने, चारे सुश्रुत ने 8 माने। तो चारे चरक ने कौन कौन से माने? पाटन, तो वेदन को इन्होंने पाटन कह दिया, वेदन, छेदन, लेखन, प्रचान और जीवन। तो इन्होंने आहरण क्रम नहीं माना और विश्रावण नहीं माना, विश्रावण को प्रचान क्रम कह दिया। तो पाटन योग्य वर्ण जो वेदन योग्य वर्ण है वो कौन कौन से हैं? नाड़ी वर्ण। तो ये याद रखना है, नाड़ी वर्ण में पाटन क्रम होता है। छत गुदोद्र अंत स्थले स्थित शोक में। तो पाटन क्रम वेदन, वेदन जहाँ पंक्चर कर सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दकोदर, पक्को, गुलम, रक्त गुलम, जहाँ से निडल मारकर उसको निकाल दें, रक्त विसर्प और पीड़िका में। लेखन योग्य वर्ण मतलब किसको ऊपर से घर्षण कर सकते हैं? तो कुष्ठ और क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुष्ठ क्लास में घर्षण है। फिर है परछन। परछन मतलब चीरा लगा के रक्त निकालना, कट लगा के। तो वात रक्त में, ग्रंथि रोग में, पीड़िका में, कोट में और कुष्ठ। लेखन भी है और परछन भी है। फिर है परपीड़न। परपीड़न होता है भी हाथों से दबाकर उसमें से पस निकाल देनी, मवाद निकाल देना। तो परपीड़न किसमें? सूक्ष्म अननन कोष बनतो, कि जिसमें छोटे छोटे मुख बन गए हों। कोई अगर बड़ा सारा फोड़ा है कोई है, तो जिसमें बड़े ज्यादा मुख बन गए तो उसको हम हाथों से दबाकर उसमें से पस निकाल सकते हैं। फिर ऐसन योग्य वर्ण क्या है? सूक्ष्म अनन बहुसरावा कोष बनते वर्णम मर्म आश्रितम ऐष्णम हितम उच्यते। तो ऐसन होता है जैसे कोई प्रोब डालकर किसी वर्ण को देखना, जैसे नाड़ी वर्ण की लंबाई ज्ञात करनी, तो प्रोब प्रोब से जो क्रम होता है उसको ऐसन क्रम कहते हैं। तो ऐसने के प्रकार 2 माने हैं, मृदु और कठिन सारे चरक ने, और सुश्रुत ने 3 माने हैं। आगे वर्ण की चिकित्सा में कंपिलक आदि तेल जो हमने विसर्प की चिकित्सा में पढ़ा था वो, फिर प्रपुंडरक आदि तेल, ध्रुव तेल और कंपिलक तेल। फिर वर्ण का आसादन, वर्ण को किससे ढक सकते हैं हम? तो कदम, अर्जुन, नीम, पाडल, पीपल और अरक के पत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है वर्ण के बंधन 2 प्रकार के हैं चरक में, दक्षिण आवृत मतलब राइट साइड से, और वाम आवृत। तो 2 तरह के बंधन बताए हैं। सुश्रुत ने 14 बताए और बागभट ने 15। फिर है वर्ण में अवसादन। अवसादन क्रम किस किस कर सकते हैं? अवसादन होता है कि वर्ण अगर ज्यादा उठा हुआ हो तो उसको नीचे कैसे कर सकते हैं? तो भोज ग्रंथि, अश्रम, कशिश, बुगलू, बुराई, कपोत विष्ठा से वर्ण अवसादन करें। तो कपोत विष्ठा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो अवसादन क्रम में यूज होती है। अग्निदाह के साधन क्या है? घृत, तेल, वसा, मजा, मोम, लोह, सलाखा। तो इनको गर्म करके हम दाह कर सकते हैं। धूपन योग्य वर्ण कौन से हैं? तो कठिन वर्ण होते हैं। तो कठिन से याद रखना, जो कठिन वर्ण होते हैं उनको धूपन करना होता है। तो कठिन वर्ण से याद रखना धूपन। फिर है त्वचा कृष्ण कर योग। तो त्वचा कृष्ण कर मतलब जब कोई वर्ण हो जाता है तो स्किन बिल्कुल पिंक सी हो जाती है, तो उसको नई जो कृष्ण वर्ण की त्वचा लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आयोरज। आयोरज मतलब लो बसम, कशीस, त्रिफला, कुसुमानी, करोती लेप कृष्ण तुम नव त्वची। तो जिन जो नई त्वचा आ रही है उस पर इनका लेप करने से जो है त्वचा का वर्ण कृष्ण हो जाता है। और त्वचा का स्वर्णीकरण करने के लिए कौन सा योग होता है? तो अयोरज स कसी से याद रखना, इससे कृष्णीकरण होता है। तो लो जो है काला होता है, तो इससे याद रखना। त्वचा स्वर्णीकरण योग क्या होता है? कालियक। कालियक क्या होता है? चंदन का ही एक भेद होता है। तो कालियक, कालियक, नत, नत मतलब तगर, न तगर। फिर आमरस्ती, आमरस्ती हो गया। हेम मतलब नागकेसर हो गया। कांता मतलब मंजिष्ठा। तो जो चंदन हो गया, नत मतलब तगर, आमरस्ती और मंजिष्ठा।
तो इनको गोबर रस में मिलाकर स्वर्णिकरम परम, तो ये याद रखने, जिसमें कालियक आ गया, हेमकांत और आमरस्ती आ गया, तो ये स्वर्णिकर योग है। फिर है लोम संजनन योग भी, द्वारा जो वर्ण हुआ है वहां पर दोबारा से बाल आ जाए तो हम क्या लगा सकते हैं। तो चतुष्पदा नाम त्वग लोम खुर श्रृंग अस्थि भस्म तेल चूर्ण भूमि बेलामवती पुनः, तो इन सब का क्या मिलाकर लेप करने से क्या है, ये लोम संजनन योग है।